नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 10 महीने की विवाहिता को पति ने मार डाला। उत्तर प्रदेश के 75 अध्यापकों को मिला राज्य शिक्षक पुरस्कार। और भारत में एक दिन में कैसे मर जाते हैं 450 लोग। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक की खबरों का युग करवट करता है पोस्टमार्टम। खबरों का पोस्टमार्टम देखने के लिए चलते हैं आशित त्यागी के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट की खास पेशकश खबरों का पोस्टमार्टम लेकर आपके सामने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। सबसे पहले एक बहुत दुखद घटना जिसने सभी देशों को असमंजस में डाल दिया है, शौक में डाल दिया है। अफगानिस्तान के काबुल में रूसी दूतावास के बाहर आत्मघाती हमला हुआ है। 2 विस्फोट हुए, 20 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 रूस के राजनयिक भी हैं। हालांकि हमलावर को भी मार दिया गया, लेकिन इस हादसे में, इस दुखद हादसे में जो लोग मरे हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और ये बात अब हर किसी को मान लेनी चाहिए कि आतंकवाद किसी एक देश तक सीमित नहीं है, या कोई एक देश आतंकवाद का निशाना नहीं है। दूसरी घटना राजनीतिक है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत पेश किया। अगर मैं कहूं कि भाजपा के विधायकों की वजह से उनका विश्वास मत हासिल हुआ है, प्राप्त हुआ है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भाजपा के विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, वो सदन से वॉकआउट कर गए। हेमंत सोरेन के पक्ष में 48 वोट गए, विपक्ष की एकता खंड खंड हो गई। मेरा सवाल यहाँ भाजपा के मित्रों से है कि मित्रों, अगर भाजपा सरकार विश्वास मत लाती किसी राज्य में और इस तरह से कोई दूसरा विपक्षी दल वॉकआउट कर जाता, सदन से चला जाता, तो आप उसे क्या संज्ञा देते। और आज जिस तरह से भाजपा ने हेमंत सोरेन का रास्ता आसान कर दिया, खुद को वोटिंग से अलग करके, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे बताना ज़रूर। तीसरी जो खबर जिस पर चर्चा होनी ज़रूरी है वो बिहार से जुड़ी हुई है। एक लंबे अरसे के बाद बिहार राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। हमसे पहले वाली पीढ़ी के लोग जानते हैं कि किस तरह जेपी आंदोलन के समय बिहार ही पूरे देश की राजनीति का केंद्र था और संचालित कर रहा था। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा संदेश दे दिया है। विपक्षी एकता की बात करने लगे हैं, विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज वो दिल्ली आए। ख़ास बात यह कि जब वो दिल्ली के लिए रवाना हुए बिहार से, तो लालू प्रसाद यादव उनको गाड़ी तक छोड़ने भी आए। इससे पहले उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी। यहाँ एक अलग बात और है। चंद्रशेखर राव अरविंद केजरीवाल से भी बात कर रहे हैं, अखिलेश से भी बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी केसीआर से मिल चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल से मिल चुकी हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुकी हैं। शरद यादव की एंट्री भी इसमें हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार शरद यादव से भी मिलने वाले हैं। तमाम विपक्षी दलों के सामने 2024 एक पहाड़ की तरह खड़ा है। सबकी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का विकल्प बनना चाहता है, लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस है। कांग्रेस को लेकर तमाम जो विपक्षी नेता हैं, जो नाम मैंने अभी लिए हैं, वो सब असमंजस में होंगे। समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस करेगी क्या। कांग्रेस के साथ जाकर नुकसान है या कांग्रेस के साथ लेकर लाभ है, क्योंकि कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी मानती है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रही अभी कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो उसके पास अब नहीं है। राहुल गांधी की हल्ला बोल रैली हुई, लेकिन भाजपा ने उसे एकदम से दरकिनार कर दिया है। नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं, 3 दिन रहेंगे। आगे क्या होगा देखेंगे ज़रूर। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आपको भी अपडेट देते रहेंगे। पड़ोसी जिला गौतम बुद्ध नगर से बहुत चिंताजनक बात है, बहुत ही चिंता वाली खबर आई है। नोएडा एक पूरी तरह से शिक्षा का हब है। बहुत सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते हैं। जो स्टूडेंट और मेडिकल वीज़ा पर लोग आ रहे हैं, उन्होंने अब गौतम बुद्ध नगर में नशे का कारोबार करना शुरू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले जो 2 अफगानी नागरिक पकड़े गए थे, उनके कब्जे से करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। इससे पहले अफ्रीकी नागरिक पकड़े गए थे, उनके कब्जे से भी ड्रग्स मिले थे। तो नोएडा को
पंजाब के बाद सबसे बड़ा नशे का कारोबार विदेशी नागरिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी आपसे एक अपील है कि अगर आपकी संपत्ति नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर के किसी भी एरिया में है, और आपने किसी विदेशी छात्र को संपत्ति किराए पर दे रखी है, बेहद सावधान रहें, बेहद सतर्क रहें। उसकी दिनचर्या पर, उसके कामकाज पर, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखें, और कहीं भी ज़रा सा भी शक होता है तो पुलिस को सूचना जरूर दें, क्योंकि नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में अगर इस तरह नशे का कारोबार फूलेगा तो आपके और हमारे बच्चों पर भी असर डलेगा। दोस्तों, एक बहुत ये भी एक चिंता का विषय है हमारे लिए। भारत में हर दिन लगभग 425 लोग मर जाते हैं। 425 लोगों की मौत का कारण है सड़क पर क्षमता से अधिक या गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाना। ओवर स्पीडिंग की वजह से हमारे देश में 425 लोग रोज़ मर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ओवर स्पीडिंग की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, सड़क पर स्टंट दिखाने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक रिपोर्ट दी है। 2021 में देश भर में 4,03,000 से अधिक ज़्यादा सड़क हादसे हुए। इनमें 1,55,000 के करीब लोगों की मौत हुई। इनमें से 60% जो घटनाएं हैं वो ओवर स्पीडिंग की हैं, तेज़ गाड़ी चलाने की हैं, गाड़ी की गति तेज़ रखने की हैं, और फिर गाड़ी नियंत्रण खो जाती है और घटना हो जाती है। पिछले साल 4,03,000 सड़क हादसों में से 2,40,000 हादसे ओवर स्पीड की वजह से हुए। ओवर स्पीड की वजह से 80,000 दोबारा ओवर स्पीड की वजह से 87,050 लोगों ने जान गंवाई और 2,28,000 के करीब घायल हुए हैं। एनसीआर भी बताती है कि ज़्यादातर हादसे नेशनल हाईवे पर हुए हैं। नेशनल हाईवे पर 1,22,000 सड़क हादसे हुए, जिनमें 53,615 लोगों की जान गई। स्टेट हाईवे पर 96,451 हादसे हुए, जिनमें 39,000 के करीब लोगों की मौत हुई है। यहाँ एक अनुमान यह है कि हमारे नेशनल हाईवे पर हर 100 किलोमीटर पर 40 लोगों की जान चली जाती है। इसका कारण ट्रैफिक नियमों को अनदेखी, अधिक गति से गाड़ी चलाना है, लापरवाही आप बरतते हैं, आपकी जान पर बनाती है। एक सड़क परिवहन मंत्रालय की स्टडी से यह भी पता चला है कि सड़क हादसों की वजह से गरीबी भी बढ़ रही है। सड़क हादसे में मरने वाले व्यक्ति के परिवार पर वित्तीय संकट आ जाता है। गरीब व्यक्ति रहा है तो उसका परिवार कर्ज में आ जाता है। सड़क हादसों में जो बाद रिपोर्ट जो आई है, इसमें जो लोगों ने सर्वे किया है उसके अनुसार 75% से ज़्यादा गरीब की कमाई में गिरावट आ जाती है अगर उसके परिवार के किसी व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। यहाँ यह भी बता दूं कि पूरी दुनिया में जितनी गाड़ियाँ हैं उसका केवल 1% हिंदुस्तान में है, जबकि दुनिया भर में होने वाले सड़क हादसों का 11% हमारे यहाँ होता है। मतलब दुनिया भर में जितनी गाड़ियां हैं उनका केवल 1% भारत में है, और जितने सड़क हादसे होते हैं वो 11% हमारे देश में होते हैं। उसकी वजह अभी मैंने बताई, आपकी हमारी लापरवाही, अधिक तेज़ी से गाड़ी ना चलाएं, सड़क नियमों का पालन करें, खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को संकट में डालें। खासकर नौजवानों से मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगा, सड़क पर स्टंट ना करें, तेज़ गति से गाड़ी ना चलाएं और नियमों का पालन करें। आप भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, ये था आज का पोस्टमार्टम, जिसमें मैंने एक गंभीर विषय आपके सामने रखा है कि सड़क हादसे हमारे आपके सामने रोज़ ही होते हैं। उनसे बचा जा सकता है, बचाव किया जा सकता है, थोड़ा सा प्रयास करना होगा, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा। आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हमारा कार्यक्रम कैसा और आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। नमस्कार। मसूरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दोनों की शादी करीब 10 महीने पहले हुई थी।
पुलिस ने बताया कि पहले महिला के सिर पर चोट मारी गई, उसके बाद गला दबा दिया गया। आज सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के मिशलगढ़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति गौरव के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो मृतका है टीना, उसके परिवारजनों को भी सूचना दी गई। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है, मृतका टीना की शादी तकरीबन 10 माह पूर्व मिशलगढ़ी के रहने वाले गौरव नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी। जो ये मूल निवासी हैं, इनके परिजन ये खोड़ा के रहने वाले हैं। जो पति के द्वारा जो हत्या की गई है वो गला दबा करके और सर पे चोट मार के की गई है। जो मृतका का शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और परिवारजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त करके अब जो पंजीकृत किया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो भी है इसमें कर दी। लखनऊ के एक होटल में भयानक हादसा हुआ। यहाँ एक होटल में आग लग गई। जिस समय आग लगी, होटल में 30 से अधिक लोग थे। कई लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के एक होटल में भीषण आग लग गई। धुएं के बीच कई लोग कमरे में फंस गए। दम घुटने से कई लोग बेहोश भी हो गए थे। इनमें 4 लोगों की मौत की खबर भी आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त कमेटी को जांच के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी घायलों का हालचाल लेने सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा, मामले की जांच की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे हजरतगंज के सुल्तानगंज इलाके में लिवाना होटल में भीषण आग लगी। होटल के अंदर से 20 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि धुएं में दम घुटने से कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें एक दमकल कर्मी भी शामिल है जो बेहोश हो गया था। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तीसरी मंजिल पर लगी आग को काबू करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मौके पर 6 एम्बुलेंस भी बुलाई गई थी। आग पर काबू पाने के लिए बुलडोजर से दीवार भी तोड़ी गई। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि होटल में कुल 30 कमरे हैं। इनमें से 18 कमरों में लोग थे। लोगों की संख्या 30 से 35 है। पहली मंजिल पर बैंक्वेट हॉल था, यहाँ भी कुछ लोग थे, जबकि कुछ लोग सुबह ही होटल से निकल गए थे। होटल में लगी आग की घटना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी को झुलसे लोगों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने के साथ ही मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में तेजी लाने को भी कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। पुलिस विभाग के अनुसार उन्होंने 10 लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ के लोक भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। यहां प्रदेश भर से 75 शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार दिए गए। इस बार हर जिले से एक शिक्षक को चुना गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के 75 अध्यापकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रदेश के हर जिले से एक शिक्षक को राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 10 शिक्षकों को सम्मानित किया, जबकि 65 को जिलों में जनप्रतिनिधियों ने सम्मानित किया। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बच्चे के कौशल को निखारने का संकल्प लिया है। इसी कारण देश में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। निपुण भारत अभियान इसी का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी की उस मंशा को कि हमें अपने विद्यालय को, हमें अपने ग्राम पंचायत को, हमें अपने विकास खंड को, हमें अपने जनपद को और अंततः हमें अपने प्रदेश को निपुण बनाना है। और उसी क्रम में आपने 3 बच्चों का प्रदर्शन यहां पर देखा होगा कि अगर यह अभियान प्रदेश भर के सभी शिक्षक अपने हाथों में ले लें, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना प्रारंभ कर लें, एक विद्यालय में कितने बच्चे होंगे? एक शिक्षक के पास कितने बच्चे आएंगे? बहुत होंगे, 25, 30, 40। एक शिक्षक अगर उन 40 बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गांव में महीने में 1 बार 2 बार भ्रमण करते हुए घूम करके उन परिवारों के साथ मिलेंगे, तो सामाजिक अध्ययन का एक बहुत बड़ा माध्यम उनके सामने होगा। गांव की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति की एक जानकारी उनके पास होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अध्यापक पुरस्कार केवल सम्मान नहीं, बल्कि इसे पाने वाले शिक्षक के लिए एक नई जिम्मेदारी है। ऐसे शिक्षकों की प्रतिस्पर्धा खुद से है, उन्हें कुछ नया करके दिखाना होगा जो दूसरों के लिए उदाहरण बने। 5 साल में शिक्षा की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सम्मानित होने वाले शिक्षकों की चयन प्रक्रिया सही नहीं थी। जो शिक्षक इधर उधर घूमता रहता था, स्कूल नहीं जाता था, उसे ही पुरस्कार मिलता था।
जबकि आम शिक्षक अपमानित होता था। हमारे सामने भी ऐसे शिक्षकों की सूची आई तो पूछा इनका शिक्षा में योगदान क्या है। उस सूची को रद्द कराकर नए मानकों पर शिक्षकों का चयन किया गया। सक्सेसफुल स्टोरी देश के लिए क्या था? एक ऑपरेशन कायाकल्प। मैंने देखा पूरे भारत सरकार, नीति आयोग ने भी उसको देखा। प्रेरणा ऐप, इसको भी उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी के रूप में स्वीकार किया। और भी अन्य अनेक ऐसे कार्यक्रम थे जिसको एक सक्सेस स्टोरी के रूप में भारत सरकार ने, नीति आयोग ने भी स्वीकार किया। क्या हम भी अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं? हर एक शिक्षक करने में सक्षम हो सकता है और उस दिशा में हमारे स्तर पर किया जाने वाला प्रयास एक बच्चे के सर्वांगीण विकास का माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के 10 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया। साथ ही टॉपर देने वाले 8 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। 29 हाई स्कूल और 14 इंटरमीडिएट कॉलेजों का शिलान्यास किया। माध्यमिक शिक्षा के 5 पोर्टलों का शुभारंभ भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद जिला मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधिकारी के साथ मेयर आशा शर्मा भी उपस्थित रही। जिला मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 25 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस समारोह में गाजियाबाद की शिक्षिका काजल शर्मा भी सम्मानित की गईं। इस कार्यक्रम का जिला सभागार में लाइव प्रसारण किया गया। लाइव प्रसारण के उपरांत महापौर आशा शर्मा, डीएम आर.के. सिंह और सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर महापौर आशा शर्मा ने कहा कि शिक्षक देश के विकास की नींव को मजबूत करते हैं। श्री लज्जाराम, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय त्योड़ी 7, ब्लॉक भोजपुर। शिक्षक ही हैं जो एक बच्चे को देश का बेहतर नागरिक बनाने का काम करते हैं। डीएम आर.के. सिंह ने कहा कि एक शिक्षक के ऊपर सिर्फ शिक्षा देने का ही भार नहीं होता, बल्कि वे एक ऐसा नागरिक भी तैयार करते हैं जो आगे चलकर देश के विकास में अपना योगदान दें और समाज को एक दिशा देने का काम करें। गत वर्ष सुमन भाल, उनको मिला था राज्य अध्यापक पुरस्कार, लेकिन किसी कारण से उनका सामान नहीं आ पाया था, तो सर वो भी आपके हाथों सम्मानित होना था। शिक्षकों की यह जिम्मेदारी भी होती है कि वे सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि अपने छात्रों को हर स्तर से शिक्षित करते हैं, तभी देश का भविष्य मजबूत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में गाजियाबाद में रामलीलाओं का मंचन शुरू हो जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। कविनगर रामलीला मैदान में भूमि पूजन किया गया। यहाँ इस बार कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। कोविड काल के चलते 2 साल बाद हो रहे रामलीला मेले व मंचन को भव्य स्तर पर आयोजित करने की तैयारी की गई है। रामलीला समितियां इसे लेकर कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इसके लिए मंचन को और भी भव्य बनाने के लिए कई आकर्षण प्रयोग किए जाएंगे। कविनगर रामलीला का मंचन इस बार पंजाब के ग्रुप द्वारा किया जाएगा, जिसमें दर्शकों के लिए उड़ने वाले हनुमान जी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगे। रामलीला महोत्सव 2022 का एक आगाज है, जो कि हमारी ग्राउंड में जो तैयारियां होती हैं आज से शुरू हो जाएंगी। 21 तारीख से हमारा मुख्य कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 21 तारीख गणेश शोभा यात्रा है, उसके पश्चात मेला का प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके लिए हम 15-20 दिन पहले पूजन करके देखते थे, हम भगवान को याद करके अपनी तैयारियाँ शुरू करते हैं। क्योंकि 2 साल बीच में रामलीला नहीं हुई, तो इस समय विचेत उत्साह हमारे सदस्यों में, आम जनता में काफ़ी उत्साहित है। इस साल रामलीला हो गई। इस बार जो स्टॉल्स हैं उसमें कोई ना कोई परिवर्तन किया गया है। कुछ नए स्टॉल्स आए हैं और एक सरकारी स्टॉल जो हमारा अमृत महोत्सव या 75 वर्ष आज़ादी के पूर्व में जो भी सरकार ने जो भी सुविधाएँ दी हैं, उसके ऊपर एक नया स्टॉल यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके अलावा तरह तरह के झूले जो कभी नहीं लगे थे, इस साल लगे हुए हैं। कविनगर रामलीला मंचन के लिए रविवार को विधिवत भूमि पूजन किया गया। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी कविनगर द्वारा शहर के गणमान्य लोगों ने मंत्रोच्चार व वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन कर मेले का शुरुआती चरण शुरू किया गया। जय
कबीरनगर रामलीला 21 सितंबर से शुरू होगी। समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल और महामंत्री भूपेंद्र चोपड़ा ने बताया कि इस बार की रामलीला पूरी तरह से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से कराई जाएगी। विजुअल इफेक्ट, साउंड सिस्टम भी बेहतर होगा। पहले गणेश पूजन, फिर माता की चौकी होगी और फिर विधिवत रामलीला मंचन शुरू होगा। यात्राएं हम निकालेंगे, उसमें अमृत महोत्सव का विशेष ध्यान रखा जाएगा। देशभक्ति से प्रेरित मुगल काल से लेके ब्रिटिश काल तक के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, उन सब की झांकियों को हम सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ट्रेडिशनल जो हमारी पारंपरिक झांकियाँ हैं वो तो रहेंगी। हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि ना अमृत महोत्सव का जो है ना विशेष उत्साह के साथ इस बार हम जो है झांकियों में समावेश करें। तो फिर रामलीला मंचन तो हमारी हाईटेक होती है। इस बार हमारा प्रयास हो रहा है कि जो है समापन समारोह के दिन हम एक देशभक्ति का कोई जो है मुगल कालीन टाइम का जो है नाटक हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी बातचीत चल रही है और लगभग वो तय है। तो समापन समारोह के दिन एक भव्य नाटक होगा देशभक्ति से प्रेरित, क्योंकि अमृतकाल है और हमें अपने संघर्ष जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे उनको हमें स्मरण करना चाहते हैं। तो उस चीज़ों का हमने विशेष ध्यान रखा है। दशहरा के बाद आतिशबाजी के साथ साथ बाबा श्याम की भजन संध्या के साथ मेले का समापन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल महिला पॉलिटेक्निक का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हवन हुआ, जिसमें शिक्षकों और छात्रों ने आहुति दी। छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज ने अपना संस्थापक दिवस धूमधाम से मनाया। सबसे पहले हवन किया गया, जिसमें शिक्षकों व छात्राओं ने आहुति दी और वैदिक मंत्रोच्चार किए गए। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। छात्राओं ने रामायण की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इसके बाद छात्राओं ने कार्यक्रम की श्रृंखला में पंजाबी भांगड़ा, राजस्थान का लोक नृत्य व गुजरात का गरबा प्रस्तुत कर सभी को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। छात्राओं ने शिक्षक दिवस पर भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कॉलेज प्राचार्य रंजना मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षक ज्ञान का वह अविरल स्रोत है जो छात्राओं के भविष्य का निर्माण करता है। जिस प्रकार एक पौधे की शाखाएं एक वृक्ष का आकार निर्धारित करती हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। आज एक्चुअली संस्थापक दिवस है सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल पॉलिटेक्निक का, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग हमेशा हवन आयोजित करते हैं, जिससे गॉड की पॉजिटिव वाइब जो है हम सबको मिले और हमारा कॉलेज खूब आगे बढ़े। और इसके साथ ही साथ ऊपर बच्चों ने थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तैयार किया है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, तो वो प्रोग्राम अभी 11 बजे से शुरू हुआ। उन्होंने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्हें छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी के वार्ड 36 विकास कुंज में भगवत कथा शुरू की गई है। कथा 5 दिन तक चलेगी। इसके लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें चेयरमैन रंजीता धामा ने भी भाग लिया। लोनी के वार्ड नंबर 36 विकास कुंज में 5 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस अवसर पर लोनी नगरपालिका अध्यक्ष रंजीता धामा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। महिलाओं के साथ कलश उठाकर यात्रा का शुभारंभ किया। महिलाओं ने लोनी नगरपालिका का स्वागत किया। इस अवसर पर लोनी नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा, आज वार्ड नंबर 36 विकास कुंज कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। ये दृश्य बहुत ही मनोहर है। रंजीता धामा ने कहा कि लोनी क्षेत्र में जगह जगह पर पुण्य और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कितने ही स्थानों पर गणपति विराजमान हैं और आज यहाँ 5 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में चारों ओर धर्म की पताका फैल रही है। लोनी निवासी बहुत ही अच्छे ढंग से अपने समाज में धर्म का संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोदीनगर के शाहजहांपुर गांव के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसकी पहचान निशांत के रूप में हुई। उस पर लूट और चोरी के दर्जनों केस दर्ज हैं। शाहजहांपुर रोड पर चौकी क्षेत्र मोदीपुर में थाना मोदीनगर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें से जो है एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पहचान जो है निशांत और मोहित के रूप में हुई है। इनके पास से जो है पूछताछ में इनके द्वारा जो है मोदी नगर क्षेत्र में जो है जो कादराबाद में लूट की घटना हुई थी और खंजरपुर में लूट की घटना हुई है, इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। इनके पास से 2 अदद मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।